नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घमंड। अरे कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, तू रो मत। हाथ तो नहीं जला ना तेरा? ये तो सिर्फ एक कांच का बाउल ही तो था, टूट गया तो क्या आसमान थोड़े ही गिर पड़ा। और वैसे भी कहते हैं कि घर में कांच का टूटना शुभ होता है। कोई बड़ी बला टल गई समझो। जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं अभी इसे साफ करवा देती हूँ। आशा जी ने बहुत ही लाड से अपनी 24 साल की बेटी शालिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। शालिनी ने अभी अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन में रील देखते हुए एक बहुत ही महंगा इंपोर्टेड इटालियन क्रिस्टल का बाउल जमीन पर गिराकर चकनाचूर कर दिया था। उस बाउल की कीमत कम से कम 12,000 रुपए थी। शालिनी ने बड़ी लापरवाही से अपना फोन वापस उठाया और मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी ये बाउल बहुत स्लिपरी है, मैंने तो ठीक से ही पकड़ा था, पता नहीं कैसे फिसल गया। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे मेरा बच्चा, मूड क्यों खराब करना एक मामूली से बर्तन के लिए? तूने जानबूझकर थोड़ी किया है। बच्ची है तू, अभी हो गया गलती से, तू जा, मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाती हूँ। आशा जी ने उसे पुचकारते हुए कमरे में भेज दिया। रसोई के दरवाजे पर खड़ी अन्वेषा ये पूरा नजारा देख रही थी। उसके चेहरे पर एक फीकी और कड़वी सी मुस्कान तैर गई। उसने चुपचाप झाड़ू और डस्टबिन उठाया और उस महंगे कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। उसने एक बार भी पलटकर आशा जी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में शालिनी की हर गलती और हर बेवकूफी को बच्ची है वाले सर्टिफिकेट से पास कर दिया जाता था। लेकिन अन्वेषा को यह नहीं पता था कि उसी शुभ कांच के टूटने का असली भयानक रूप उसे सिर्फ 2 दिन बाद देखने को मिलने वाला था। 2 दिन बाद रविवार की सुबह थी। अन्वेषा सुबह 6 बजे से उठकर पूरे घर की सफाई कर चुकी थी और अब वो रसोई में खड़ी होकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रितेश, उसका पति, अभी अभी सोकर उठा था और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। आशा जी अपनी सुबह की पूजा खत्म करके बाहर आई थी। अन्वेषा, वो मेरे पूजा वाले पीतल के बर्तन बाहर रखे हैं, उन्हें जरा धोकर अंदर रख देना। और नाश्ते में क्या बना रही है? आज पोहा खाने का मन नहीं है, कुछ और बना लेना। आशा जी ने सोफे पर बैठते हुए अपना फरमान सुनाया। जी माँ जी, मैंने आज आलू के पराठे और पनीर की भुर्जी बनाई है, मैं बस चाय छान कर ला ही रही हूँ। अन्वेषा ने बहुत ही नम्रता से रसोई से जवाब दिया। अन्वेषा ने गैस बंद की। उसने एक हाथ में चाय की ट्रे उठाई जिसमें 3 कप रखे थे और दूसरे हाथ में पूजा के पीतल के बर्तनों वाली छोटी सी कटोरी उठा ली, ताकि एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाए। जैसे ही अन्वेषा रसोई से बाहर निकली, अचानक उसका पैर डाइनिंग टेबल के नीचे बिछे हुए उस नए कारपेट के किनारे से उलझ गया। अन्वेषा का संतुलन बिगड़ा। उसने खुद को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे बुरी तरह हिली और चाय का एक कप उछलकर सीधे उस नए हल्के क्रीम रंग के कारपेट पर गिर गया। कारपेट पर चाय का एक बहुत बड़ा और गहरा दाग बन गया। कप जमीन पर गिरा लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि वो सिरेमिक का था। ड्राइंग रूम में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। रितेश ने अपना अखबार नीचे कर दिया। आशा जी सोफे से ऐसे उछली जैसे किसी ने उन्हें करंट लगा दिया हो। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आंखें फटी की फटी थी। अंधी हो गई है क्या तू? आशा जी की आवाज एक खौफनाक चीख में बदल चुकी थी। तुझे दिखाई नहीं देता कि तू कहाँ पैर रख रही है? मेरा नया कारपेट, 25,000 का कारपेट था वो। तूने पूरी चाय उस पर उड़ेल दी। तेरे हाथ पैर में जान नहीं है क्या? अन्वेषा हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ट्रे टेबल पर रखी और एक कपड़ा लेने के लिए रसोई की तरफ मुड़ी। माँ जी, वो कारपेट का कोना मुड़ा हुआ था, मेरा पैर उसमें उलझ गया। मैं अभी इसे गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ, दाग निकल जाएगा। साफ कर देगी? तेरे साफ करने से वो कारपेट नया हो जाएगा? आशा जी पागलों की तरह चीखती रही। अरे 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, दोनों हाथों से ट्रे नहीं पकड़ी जाती। एक हाथ में कटोरी, एक हाथ में ट्रे। सर्कस दिखा रही थी तू यहाँ? तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुझे कि दूसरों के घर की कीमती चीजों को कैसे बर्बाद किया जाता है? कोई सलीका नहीं सिखाया तुझे? अन्वेषा, जो अब तक अपने घुटनों के बल बैठकर उस दाग को रगड़ रही थी, उसके हाथ एकदम से रुक गए। संस्कार और माँ बाप शब्द सुनते ही उसके अंदर का वो सब्र जो वो पिछले 1 साल से ओढ़े हुए थी, चटकने लगा। रितेश ने देखा कि बात बिगड़ रही है। वो एक ऐसा पति था जो दिल से जानता था कि उसकी पत्नी सही है, लेकिन अपनी माँ के उस लाउड और ड्रामेटिक स्वभाव से वो इतना डरता था कि कभी उनके सामने खुलकर खड़ा नहीं हो पाता था। माँ शांत हो जाइए, गलती से गिर गया है, रितेश ने बहुत ही दबी और सहमी हुई आवाज में अपनी माँ से कहा। अन्वेषा का पैर उलझ गया था, वो कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराएगी। आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? मैं कल इसे ड्राई क्लीन के लिए दे दूंगा, साफ हो जाएगा। आशा जी ने अपनी वो लाल आंखें रितेश की तरफ घुमाई। तू चुप रह रितेश, तू तो हमेशा अपनी इस बीवी की ही तरफदारी करेगा। इसे सिर पर चढ़ाकर रखा है तूने, तभी तो इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। कल की आई हुई लड़की मेरी चीजों की ऐसी तैसी कर रही है और तू कह रहा है कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। एक चाय का कप इससे नहीं संभलता, ये क्या घर संभालेगी? बिल्कुल फूहड़ है एक नंबर की।
रितेश अपनी माँ की उन खतरनाक घूरती हुई आंखों के सामने तुरंत पिघल गया। उसका वो कथित स्टैंड एक सेकंड में ढेर हो गया। उसने अपनी माँ से नजरें चुराई और तुरंत अपना पाला बदलते हुए अन्वेषा की तरफ मुड़ गया। अन्वेषा, तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना? रितेश ने अब अपनी आवाज में थोड़ा सा झूठा गुस्सा लाते हुए कहा। माँ सही तो कह रही है, एक हाथ में ट्रे और दूसरे हाथ में बर्तन लेकर चलने की क्या जरूरत थी? 2 चक्कर लगा लेती। अब देखो नया कारपेट खराब हो गया, माँ को दुख तो होगा ही ना। तुम बस सफाई देती रहती हो। अन्वेषा ने अपना वो गीला कपड़ा जमीन पर रख दिया। वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल उठी और सीधी खड़ी हो गई। उसने ठहरे हुए रितेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और ठंडी नफरत थी जिसने रितेश के अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। रितेश को लगा जिसे अन्वेषा ने बिना कुछ कहे ही उसके उस नकली मर्दवाद और उसकी बुजदिली के चिथड़े उड़ा दिए हों। फिर अन्वेषा आशा जी की तरफ मुड़ी। माँ जी, अन्वेषा की आवाज इतनी शांत थी कि आशा जी का चीखना चिल्लाना भी एक पल के लिए रुक गया। वो उस शांति से घबरा गई। मेरे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठाने से पहले जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। परसों की ही बात है, इसी डाइनिंग टेबल के पास आपकी इस लाडली बेटी ने अपने फोन में घुसे रहने की वजह से 12,000 का इटालियन क्रिस्टल बाउल जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया था। तब आपके मुंह से फोहड़ या संस्कार जैसे शब्द क्यों नहीं निकले थे? आशा जी हड़बड़ा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अन्वेषा इतनी बेबाकी से जवाब देगी। तो तू अपनी तुलना शालिनी से कर रही है? आशा जी ने अपनी हड़बड़ाहट को गुस्से से छिपाने की कोशिश की। वो इस घर की बेटी है, बच्ची है अभी। उसे गलती से हाथ से फिसल गया था, उसने कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा था। और मैंने जानबूझकर चाय उड़ेल दी है? अन्वेषा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। अगर शालिनी से कोई चीज गिरे तो वो बच्ची है और उससे गलती हुई है, और अगर मुझसे वही चीज गिरे तो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए और मैं फूहड़ हूँ। अगर शालिनी बाउल तोड़े तो वो शुभ शगुन है और घर की बला टल गई, और अगर मुझसे चाय गिर जाए तो मैंने दूसरों के घर की कीमती चीजें बर्बाद कर दी। अन्वेषा ने एक शब्द को बहुत ही वजन और तीखेपन के साथ कहा। ये कैसा दोगलापन है माँ जी? एक ही छत के नीचे एक ही जैसी गलती के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों? आपकी बेटी अगर गलतियां करे तो वो उसका हक है, क्योंकि वो आपकी कोख से पैदा हुई है। लेकिन मैं तो किसी दूसरे की बेटी हूं ना। तो मेरे इस घर में इंसान होने का भी कोई हक नहीं है। मुझे हर वक्त परफेक्ट होना चाहिए, वरना आप सीधे मेरे चरित्र और मेरे माता पिता पर कीचड़ उछालने लगेंगी। रितेश ने देखा कि बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसने अपनी उस बुजदिली की चादर को फिर से ओढ़ लिया और अन्वेषा को चुप कराने की कोशिश की। अन्वेषा प्लीज, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? शालिनी की बात यहाँ कहां से आ गई? माँ बड़ी हैं, उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने 2 बातें कह दी, तो तुम इस तरह पलटकर जवाब दोगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सही तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम बात को बस बढ़ा रही हो, एडजस्ट करना सीखो यार। अन्वेषा ने झटके से अपनी गर्दन रितेश की तरफ घुमाई। एडजस्ट? मैं एडजस्ट करना सीखूं रितेश? अन्वेषा की आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन आंसुओं से नहीं, उस दहकते हुए गुस्से से जो पिछले 1 साल से उसके सीने में दबा हुआ था। तुम एक बहुत ही कमजोर और रीढ़ की हड्डी से विहीन इंसान हो रितेश। मुझे तुम्हारी माँ के तानों से इतनी नफरत नहीं है जितनी तुम्हारी इस खामोशी और तुम्हारे इस बैलेंस करने के नाटक से है। जब तुम्हारी माँ मुझ पर बिना वजह चीख रही थी, मेरे माँ बाप को गालियां दे रही थी, तब तुम्हारी वो इज्जत और तमीज कहाँ गई थी? तब तुमने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा कि माँ, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? अन्वेषा ने रितेश के बिल्कुल सामने आकर कहा। उसकी आंखें रितेश की आंखों को चीर रही थी। तुम अपनी माँ से डरते हो रितेश। तुम एक पति होने का फर्ज नहीं निभा सकते। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की हर बदतमीजी, हर दोगलेपन को चुपचाप सिर झुकाकर सह लूं, ताकि तुम्हें अपनी माँ के गुस्से का सामना न करना पड़े। तुम मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि मैं बड़ों से पलटकर जवाब ना दूं। तो क्या मैं यहाँ कोई खरीदी हुई गुलाम हूँ जिसके स्वाभिमान को तुम्हारी माँ अपने जूतों तले कुचलती रहे और मैं जी माँ जी कहती रहूं? शालिनी, जो अब तक अपने कमरे में सो रही थी, बाहर का ये शोर सुनकर बाहर आ गई। उसने देखा कि अन्वेषा रितेश पर चीख रही थी और आशा जी सोफे के पास सिकुड़ी हुई खड़ी हैं। भाभी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे भैया पर चिल्लाने की? शालिनी ने तुरंत अपनी माँ और भैया का पक्ष लेते हुए कहा। आप सुबह सुबह क्यों घर में कलेश कर रही हैं? आपको इस घर में रहना ही नहीं आता, आपको बस तमाशा करना है। तुम बीच में मत बोलो शालिनी, अन्वेषा ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी वो दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि शालिनी एक कदम पीछे हट गई। यह क्लेश मैंने नहीं, तुम्हारी इस महान माँ ने शुरू किया है। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है इस घर की शांति की, तो अपनी माँ को समझाओ कि वो अपनी इस घटिया और दोगली सोच को सुधारे। जिस दिन तुम शादी करके किसी दूसरे घर जाओगी और तुम्हारी सास तुम्हारी किसी छोटी सी गलती पर तुम्हारे बाप को गालियां देंगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने आज ये तमाशा क्यों किया है।
क्योंकि तुम्हारी माँ जैसी औरतें ही समाज में ये जहर फैलाती हैं कि बेटी तो बच्ची है लेकिन बहू एक मशीन है जिसे कोई गलती करने का हक नहीं है। आशा जी का अहंकार अब पूरी तरह से चोटिल हो चुका था। वो कांपते हुए आगे बढ़ी। तो तू मुझे ज्ञान दे रही है? तू मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे सोचना चाहिए? निकल जा मेरे घर से। मुझे ऐसी बदतमीज और जुबान लड़ाने वाली बहू की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तेरे बिना खुश रह लेगा। निकल यहाँ से। रितेश घबरा गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अन्वेषा, तुम शांत हो जाओ। माँ, आप भी प्लीज चुप हो जाइए। बात खत्म करते हैं ना यहीं पर। बात खत्म नहीं हुई है रितेश, बात तो आज शुरू हुई है। अन्वेषा ने बहुत ही ठंडे और अटल लहजे में कहा। उसने अपनी जगह से एक इंच भी हिले बिना सीधे आशा जी की आंखों में देखा। माँ जी, आप मुझे क्या इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस दमघोटू और जहरीले घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, जहाँ एक इंसान की इज्जत इस बात से तय होती है कि वो इस घर में पैदा हुआ है या ब्याह कर लाया गया है। इस घर में रहना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अन्वेषा पलटी और सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। ड्राइंग रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रितेश वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। आशा जी सोफे पर धम से बैठ गई। शालिनी सहमी हुई अपनी माँ के पास खड़ी थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अन्वेषा अपने हाथ में अपना एक छोटा सूटकेस और अपना हैंडबैग लेकर बाहर आ गई। अन्वेषा, तुम ये क्या कर रही हो? रितेश हकलाते हुए आगे बढ़ा। तुम सच में जा रही हो? सिर्फ एक चाय के कप के लिए तुम पागल ही हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे कि एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। अन्वेषा ने दरवाजे के पास जाकर अपने कदम रोके। उसने मुड़कर रितेश की तरफ देखा। ये बात एक चाय के कप की नहीं है रितेश। ये बात उस इज्जत और उस सम्मान की है जो तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी मुझे नहीं दिया। ये बात उस डबल स्टैंडर्ड की है जो मुझे हर रोज ये एहसास दिलाता है कि मैं इस घर में एक बाहर वाली हूँ, एक दोयम दर्जे की इंसान हूँ। और जहां तक बात लोगों की है, तो मुझे लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं आईने में खुद को क्या जवाब दूंगी। मैं एक स्वाभिमानी औरत हूँ, कोई डोरमेट नहीं जिसे तुम लोग जब चाहो अपने पैरों तले रौंद दो। रितेश की आंखों में अब एक सच्चा डर पैदा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी बुजदिली के चक्कर में अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया है। अन्वेषा, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं माँ से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रितेश ने अन्वेषा के आगे हाथ जोड़ने की कोशिश की। अन्वेषा ने बहुत ही निर्ममता से उसके हाथों को दूर कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी है रितेश। जब तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना था, तब तुम अपनी माँ के डर से छुप गए। और जब तुमने देखा कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ, तो तुम मुझ पर अपनी झूठी मर्दानगी और रौब झाड़ने लगे। एक औरत अपने पति से पैसा या दौलत नहीं मांगती, वो सिर्फ इज्जत और साथ मांगती है। और तुम मुझे वो दोनों ही नहीं दे पाए। तुम अपनी माँ के एक बहुत अच्छे और डरे हुए बेटे हो सकते हो, लेकिन तुम एक पति कहलाने के लायक नहीं हो। अन्वेषा ने आशा जी की तरफ देखा। और माँ जी, वो जो कारपेट का दाग है ना, उसे अच्छे से साफ करवा लीजिएगा, क्योंकि वो दाग आज आपके अपने ही बेटे के घर और उसके भविष्य पर लगाया है। वो दाग शायद दुनिया का कोई भी ड्राई क्लीनर कभी नहीं साफ कर पाएगा। आपने इस बच्ची के साथ आराम से रहिए, क्योंकि अब इस घर में कोई संस्कारों वाली बहू नहीं होगी जिसे आप अपने तानों का निशाना बना सके। अन्वेषा ने दरवाजा खोला और उस घटन भरे घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। पीछे छूट गया था वो घर जहां अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। रितेश जमीन पर बैठा अपने उस कमजोर वजूद और अपनी उस बुजदिली पर रो रहा था, जिसने आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता तोड़ दिया था। आशा जी अपनी जगह पर सुन्न बैठी थी। उन्हें आज समझ आ गया था कि उनका वो खोखला अहंकार और उनकी वो दोगली सोच उनके ही बेटे का घर उजाड़ चुकी है। अक्सर समाज में सासों को लगता है कि वो अपनी बेटी की हर गलती को प्यार से माफ कर सकती हैं, लेकिन बहू अगर जरा सी भी चूक कर दे तो उसे संस्कारों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि बहू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो डरकर चुपचाप सब सह लेगी। और बहुत से पति ये सोचते हैं कि वो बीच बचाव करके या पत्नी को एडजस्ट करने की सलाह देकर मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन अन्वेषा ने आज इस सड़े हुए नियम को हमेशा के लिए दफना दिया था। उसने साबित कर दिया था कि एक औरत तब तक ही रिश्ते निभाती है जब तक उस रिश्ते में इज्जत बाकी हो। जिस दिन कोई उसके आत्मसम्मान और उसके माता पिता पर उंगली उठाता है, उस दिन वो किसी भी कमजोर पति या दोगली सास के आगे अपना सिर नहीं झुकाती। बाहर कैब में बैठते हुए अन्वेषा ने गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके अंदर कोई रोना नहीं था, कोई बेबसी नहीं थी। उसे पता था कि उसने जो फैसला लिया है वो उसके सम्मान के लिए सबसे सही था। वो अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में वापस ले चुकी थी। और अब उसे किसी के दोहरे मापदंड या किसी बुज़दिल पति के झूठे आश्वासनों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आज उस परिवार को वो आईना दिखा दिया था जिसकी दरारें वे पूरी जिंदगी नहीं भर पाएंगे।
विवाह दो परिवारों का मेल होता है, लेकिन एक बहू का घर में वही दर्जा और सम्मान होना चाहिए जो बेटी का होता है। बेटी के लिए छूट और बहू के लिए नियम जैसी दोगली सोच न केवल एक औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि हंसते खेलते परिवारों को भी तबाह कर देती है। एक पति का फर्ज सिर्फ अपनी माँ की जी हुजूर करना नहीं, बल्कि सही और गलत का अंतर समझकर अपनी पत्नी के सम्मान की ढाल बनना भी है। आत्मसम्मान से समझौता करके निभाया गया रिश्ता कभी खुशी नहीं दे सकता। क्या अन्वेषा का घर छोड़कर जाने का फैसला सही था, या उसे रितेश को एक और मौका देना चाहिए था? अगर आप रितेश की जगह होते तो अपनी माँ के दोगले व्यवहार और पत्नी के आत्मसम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाते? क्या आज भी हमारे समाज में बेटी और बहू के लिए अलग अलग पैमाने अपनाए जाते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अन्वेषा का ये आत्मसम्मान, उसका ये कड़ा कदम आपके दिल को छू गया हो, तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही जीवन से जुड़ी और विचारने और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें। अब हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।